हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपनी DSSP की नेक्स्ट क्लास देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों देखो, आप बहुत सारे बच्चों को कमेंट कर रहा था कि हमें प्रॉब्लम हो रही है दिखाई देने में, यानी कि जो पार्ट ऐसे था, यानी कि इधर आपका इंग्लिश था, इधर आपका हिंदी था। मान लीजिए कि देखो, हर व्यक्ति के पास हर संसाधन नहीं हो सकते, ये मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि मैं भी उस स्टेज से गुजरा हुआ हूँ। तो मुझे पता है कि हर व्यक्ति के पास हर संसाधन नहीं होते। बहुत सारे बच्चों के पास 1 GB नेट है और वो 1 GB नेट में भी आप अपनी क्लास करते हो, और ऐसा टाइम भी आ जाता है, यानी कि 2G नेट जब चलना शुरू हो जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा उसकी जो क्वालिटी है वो डल हो जाती है। और मान लो कुछ भी समस्या हो, छोटा फ़ोन हो, कुछ भी हो, हर आदमी के पास बड़े फ़ोन भी नहीं है, छोटे फ़ोन भी हैं बहुत से बच्चे के पास। तो आज मैंने ये देखा है कि मैं जब स्प्लिट कर रहा था तो मुझे इस तरह का फंक्शन दिखाई दिया कि अब एक क्वेश्चन आपको आराम से ऊपर दिखाई देगा। जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन है, ज्ञान उद्योग अवधारणा की परिचय, यानी परिचय किसने करा है। तो ये आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा होगा। अब तो सही दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को भी लेके चलेंगे। हमें 10 क्वेश्चन नहीं दिखाने, हमें एक एक क्वेश्चन ही लेके चलना है। तो आपके सामने ये आज जो है दिसंबर 2014 का पेपर है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है DSSP के अनुसार। देखिए पहला क्वेश्चन जो है नॉलेज, यानी कि ज्ञान उद्योग हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे हम क्रॉस लगाएंगे, समय व्यर्थ ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हेन द लास्ट वर्जन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया वाज पब्लिश। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अंतिम मुद्रित संस्करण का प्रकाशन कब हुआ? तो जो अंतिम मुद्रित संस्करण था, इसका ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुआ था आपका 2010, यानी कि 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा 2010। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। इफ्ला सर्वप्रथम किस संस्थान पर स्थापित किया गया था? परिचय करें, यानी कि आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द इफ्ला इज द फर्स्ट फाउंड। तो यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्कॉटलैंड वाला जो होगा, यानी कि एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है? इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम, ये कह रहा है IFAP वाज लॉन्च्ड। तो किसने लॉन्च किया? यानी कि इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोग्राम, ये कह रहा है IFL के किसने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया? वो था यूनेस्को, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब तो बच्चों आपको दिख रहा होगा, यानी कि अब अगर किसी को अब भी प्रॉब्लम है तो एक बार फिर कमेंट कर देना, क्योंकि देखो हम पढ़ा किस लिए रहे हैं। आपको अगर चीज़ समझ में ना आए, आप तक उस चीज़ का, यानी कि मैं अपना भी एनर्जी वेस्ट करूँ, अपना भी आउटपुट दूँ, और आपके पास कुछ इनपुट ना आए, तो कोई भी उस चीज़ का महत्व नहीं है। इसलिए देखो, हर चीज़ को देना, यानी कि एक तरह से हर व्यक्ति संपन्न नहीं होता। वही मैं पुरानी बात कहूँगा कि इसलिए थोड़ा सा मैं भी सोच रहा था कि आपको एक साथ दोनों पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए क्रॉस रेफरेंस दैट गिवन एन इंडेक्सिंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर द क्रॉस इन रेफरेंसिंग ऑफ एन इंडेक्सिंग इज नोन एज, यानी कि 5 क्या कह रहे हैं? प्रतिदर्शन जो अनुक्रमकार को सूचित या अनुक्रमकार का के प्रतिदर्श को पूरा नियंत्रण देता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्वर्टेड क्रॉस रेफरेंस, यानी कि इन्वर्टेड प्रतिदर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है? DMAIC, ये DMAIC इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रॉस लगा दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 7 देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 7 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 7 आपका मेमोरी के ऊपर ही, यानी कंप्यूटर टाइप क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए 9 क्या कह रहा है? डॉल्फिन टेक्नोलॉजी के बारे में कह रहा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, आगे क्या देखते हैं। आगे आता है 10 नंबर। 10 नंबर खोल लेते हैं, इसमें भी हिंदी में भी
विद्यार्थी यानी कि इन सर्विस दैट हेल्प द स्टूडेंट सॉफ्ट स्किल, राइटिंग स्किल एंड जॉइन ओरिएंटेड स्किल। तो ये किसकी बात कर रहा है, यानी कि जब आपकी बात कर रहा है तो है करियर गाइड्स। तो करियर गाइड्स की बात कर रहा है, तो यानी कि विद्यार्थियों के सॉफ्टवेयर स्किल, लेखन कौशल और नौकरी उन्मुखी कौशल अर्जित करने में सहायता करने वाली सेवा डैश कहलाती है। तो वो क्या कहलाएगी, करियर गाइड। तो ये करियर गाइड जो है ये एक तरह से पूछा जा सकता है। और हाँ, जो DSSB के बच्चे आप तैयारी कर रहे हो DSSB लाइब्रेरी की, तो आपके पास क्या मैसेज आना शुरू हो गया है, यानी कि SMS यानी कि मैसेज आना शुरू हो गया है, MSG। तो मैसेज आना शुरू हो गया होगा, आपको अलर्ट करना शुरू कर दिया होगा DSSB ने। तो वो भी ध्यान रखना, जिस बच्चे के पास मैसेज नहीं आ रहा है और उसने फॉर्म भरा है तो एक बार मुझे भी सूचित करे और अपना ID खोल कर चेक कर ले। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 11 क्या कह रहा है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम SDP फॉर पब्लिक लाइब्रेरी इन द, यानी कि इन इंडिया इज़ इन्वाइटेड बाय, यानी कि भारत में सार्वजनिक ग्रंथालय के लिए कौशल विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, एक ही आपकी लाइब्रेरी दिख रही है वहाँ पर, यहाँ पर। तो क्या कह रहा है, RRLF यानी कि राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन। और कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन वगैरह विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इथिक्स का क्वेश्चन है, यानी कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल इथिक्स जो होता है ये आपका KVS के सिलेबस में है। यानी कि जो इथिक्स के बारे में आपको पढ़ना था, जैसे कि लाइब्रेरी इथिक्स है या प्रोफेशनल इथिक्स है, उसमें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो लॉ है, यानी कि जब आप लाइब्रेरी साइंस के लॉज पढ़ोगे उसमें आएगा इथिक्स एक जगह, और वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि इसे भी काट सकते हैं हम, क्योंकि रिसर्च का क्वेश्चन नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डिजिटल एनवायरनमेंट। तो डिजिटल एनवायरनमेंट भी आपका लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है, 15 इन्फॉर्मेशन, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि यहाँ तक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। 16 नंबर चलते हैं। 16 क्या कह रहा है, 16 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा को कोई इस तरह की चीज़ों को इम्पोर्टेंट नहीं चाहिए। इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन कंट्रीब्यूशन टू द इम्प्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर नेटवर्क, यानी कि नेटवर्कड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम में कौन सा आ जाएगा। अब इसे 1 मिनट मैं ऊपर कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर लेके चलते हैं। 17 यही है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन नेटवर्क सूचना प्रणाली के मानकों के क्रियान्वयन करने के योगदान करता है। तो कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा पहला, यानी कि CNI हो जाएगा, और CNI के बाद हो जाएगा W3C, यानी कि कौन सा बैठेगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसे लगाइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी मैंने, पहले बात तो अगर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बारे में ही नहीं पता, तो आप ओपन सोर्स कैसे कह दोगे कि ओपन सोर्स है या इसमें से कोई। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब ओपन सोर्स की बात आए तो सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कोआ, यानी कि हो जाएगा 4 नंबर, और ये हो जाएगा न्यू जेनलिव, यानी कि आपका 19 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो ये हो जाएगा न्यू जेनलिव और कोआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और एक चीज़ आपसे मैं पूछता हूँ, लिप्सिस यानी कि और सोल और CDS ISIS, ये जो सॉफ्टवेयर हैं तीनों किस किस ने बनाए हैं ये आपको पता होना चाहिए, और कोआ भी आपको पता होना चाहिए किसने बनाया, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट नहीं है, 21 इंपॉर्टेंट नहीं है, 22 इंपॉर्टेंट नहीं है, 23 इंपॉर्टेंट नहीं है, 24 25 इंपॉर्टेंट नहीं है, 26 इंपॉर्टेंट नहीं है, 27 इंपॉर्टेंट नहीं है,
यहाँ तक हम पहुँच गए। चलिए 28 नहीं है, 29 नहीं है, हाँ 30 इम्पोर्टेंट है। चलिए इसमें भी खोल लेते हैं हम 30 30 30 30। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो 30 क्या कह रहा है, सबसे पहले इसकी बात क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग, यानी कि इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका आता है इंडियन कॉपीराइट एक्ट। कब आया था, चलो आज आपसे ये पूछते हैं कब आया था इंडियन कॉपीराइट एक्ट, ये बताओ। फिर आता है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट यूएस का, यानी कि 3 नंबर 4 नंबर हो गया। अब 3 नंबर 4 नंबर के बाद क्या होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और फिर आपका आ जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो बच्चे ध्यान रखना, पहले आईटी एक्ट आया था, आईटी एक्ट के बाद इंफॉर्मेशन एक्ट आया है, और ये सबसे पुराना है, ठीक है। चलिए तो इस हिसाब से कौन सा बैठा, तो इस हिसाब से आपका बैठा डी, यानी कि डी। हिंदी में भी देख लीजिए, सबसे पहले क्या आ जाएगा, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम। फिर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम यूएसए का, और यूएसए के बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2 नंबर, और फिर आ जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। सबसे पहले कौन सा आया, ये तो आपको कई बार करा चुका है, इसमें अगर लेके चले तो उत्तर प्रदेश कब आया, बताओ आप ही। उत्तर प्रदेश जो आपका, जहाँ पर आप रह रहे हो, बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, दिल्ली एनसीआर से हैं, तो वो बताओ कब आया उत्तर प्रदेश का। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ कब आया था, ये आया था आपका 2009। गुजरात कब आया, गुजरात आया आपका 2000 में, ठीक है। उड़ीसा कब आया, 2001 में, और उत्तर प्रदेश कब आया, 2006 में। तो इस हिसाब से लगा लो कौन सा होगा, यानी कि ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि इसमें से कोड में से आप देख लेना कौन सा होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 32 क्या कह रहा है, ये स्केलिंग रिपोर्ट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यानी कि काट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, ये इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें मार्क 21 है, सिर्फ और सिर्फ मार्क 21 इम्पोर्टेंट, और मार्क 21 के बारे में भी आपको इतना इम्पोर्टेंट है, इसे छोड़ दीजिए, वैसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि FRBR ओनेक्स ऑफ बुक ये इम्पोर्टेंट नहीं है, DSSS के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना आप परेशान मत होइए। ये आपका ये पूछा जा सकता है, ये तो आपको पता ही है, सफारी और ये सब फायरबॉक्स क्रोम फायरबॉक्स ये अब आए हैं, यानी कि याद रखना। सबसे आखिरी में कौन से में दिख रहे हैं, सफारी किसका है, ये पता है आपको सफारी किसका है, सफारी, और जो ये जो सिस्टम है ये किसका था, iOS का। तो इस हिसाब से लगा लो, अगर इसमें लगा के चलें तो सबसे पहले आ जाएगा नेट स्कोप, ये आ जाएगा नेविगेशन, फिर नेट स्कोप के बाद आ जाएगा सफारी, और सफारी के बाद फायरफॉक्स, और फायरफॉक्स के बाद क्रोम। अब ये देख लेना कौन कौन, यानी कोडिंग में कौन सा आ जाएगा, ये आपको मैंने बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। मिड लाइन पब्लिक मेड इंडेक्सिंग, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर रेंज द फॉलोइंग ऑफ द बिब्लियोग्राफमेट्रिक्स इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। 37 हिंदी में खोल लेता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जब इस तरह का पेपर, यानी कि एक साथ आपको, हाँ क्वेश्चन नंबर 37 आ गए। अब 37 में क्या कह रहा है, वही अरेंज द फॉलोइंग करना है हमें। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखो इसके जो आंसर की है उसमें ये क्वेश्चन इस सीक्वेंस के हिसाब से गलत दिया गया है, पर आपको पता होना चाहिए। एसिटिक सोसाइटी आपको मैंने बताया था, एसिटिक सोसाइटी, देखो इस हिसाब से कोई सा भी, यानी कि अगर मैंने सारे चेक कर लिए हैं सारे, यानी कि इसमें जब देखेंगे तो इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से कोई भी सेट नहीं बैठ रहा है। तो आपका मैंने कहा था इसमें, इसलिए आंसर की में इसको रॉन्ग बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले वैसे आपका अगर देखा जाए तो खुदाबख्श और ये
एस्थेटिक सोसाइटी आ जाएगा। तो अगर लेके चले तो सी को एक बार को मान सकते हैं हम, सी हो सकता है, और नहीं तो और कोई सा नहीं बैठेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अब 38 क्या कह रहा है, ई कॉमर्स, ई गवर्नमेंट, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ये आ जाएंगे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नेट के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, और ये है क्या, बुक आर फॉर यूज़, बुक रीडर, यानी कि ये कह रहे हैं आपके 5 लो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या कह रहा है, बुक आर फॉर यूज़। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लॉन्ग ऑपरेटिंग आवर, यानी कि लंबे कार्य घंटे। पहला, एवरी रीडर हैज़ हर बुक, यानी कि प्रत्येक जो होता है, प्रत्येक पाठक को अपनी पुस्तक मिले, यानी कि पहला क्या कह रहा है, पुस्तक को पाठक मिले, फिर दूसरे का कह रहा है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, और पुस्तक मिल गई तो क्या हो जाएगा, सूचना एवं ज्ञान के एक्सेशन करने की स्वतंत्रता, यानी कि ये हो जाएगा 2 नंबर। तीसरा क्या कह रहा है, एवरी बुक इट्स रीडर, यानी कि प्रत्येक पुस्तक का अपने पाठक के पास जाए। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका संदर्भ पटल, यानी कि रेफरेंस डेस्क। और आखिरी बचा आपका लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या कह रहा है, 4 नंबर, यानी कि भावी आवश्यकताओं की आकलन करना। तो इस हिसाब से कौन सा बैठता है, देखिए एक बार एक ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 3 4, पहला ही आ जाएगा, यानी कि पहला ही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 40, बिब्लियोग्राफिक सोर्स। बिब्लियोग्राफिक सोर्स क्या है, जो बिब्लियोग्राफिक सोर्स है वो आ जाएगा लिंक्डइन, यानी कि ये हो जाएगा पहला। इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया क्या हो जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया हो जाएगा लेक्सिक, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। फिर आ जाएगा डायरेक्टरी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फुल टेक्स्ट सोर्स ऑनलाइन। और फिर आ जाएगा डिक्शनरी, यानी कि ये हो जाएगा 4 नंबर। तो इस हिसाब से आपका कौन सा बैठता है, देखते हैं 3 4, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में क्या कह रहा है, ECT, NTC और निस्केयर। निस्केयर किसका है, निस्केयर तो आपको पता ही इंडिया का है, और सारे इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चेन प्रोसेसिंग यूनिट, साइटिंग, सिस्टमेटिक, इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो आपको पहला का तो पता ही है कि पहला किसका है भाई, 42 का पहला जो अगर लेके चलें तो पहला किसका है, पहला आपका जे किश, यानी कि केसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये तो हो जाएगा, इधर आ जाएगा। फिर रंगनाथन का क्या है, चलिए आपको मैं एक बार को कराई देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो आने का है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं है, तो यानी कि पहले का आ जाएगा, हिंदी में भी खोलना है, उससे ऊपर कर लेते हैं। पहला आ जाता है क्रमबद्ध सूचीकरण, यानी कि सिस्टमेटिक इंडेक्स। तो सिस्टमेटिक इंडेक्स का क्या आ जाएगा, केसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहले का तीसरा। तो इस हिसाब से पहले का तीसरा हो जाएगा। फिर आ जाएगा प्रेसिस का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला डेरिक ऑस्टिन। ठीक है, फिर आ जाएगा अनटर्म, तो ये हो जाएगा यूनिटर्म जो होता है, यूनिटर्म जो होता है, तो यूनिटर्म किसका हो जाएगा, यूनिटर्म हो जाएगा आपका, और यूनिटर्म होता है, ये हो जाएगा मैटरमन टॉर, यानी कि ये हो जाएगा 3 नंबर। और फिर चेन में हो जाएगा रंगनाथन, चेन पद्धति जो है रंगनाथन की है। चलिए आगे चलते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 43 के बाद क्या है, 44 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 45 इंटरनेट, कंप्यूटर, WWF और डिजिटल लाइब्रेरी, ये पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप लगा लीजिए इसे। ये तो इंग्लिश हिंदी में दिखानी जाती नहीं है। तो सबसे पहला क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर किसे आ जाएगा, डिलीवरी मैश, यानी कि ये हो जाएगा 4 नंबर पे चला जाएगा। कंप्यूटर किस में चला जाएगा, कंप्यूटर आपका चल जाएगा टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ
एसेसन, फिर आ जाएगा WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखना फुल फॉर्म पूछी जाती है कभी, तो WW की आ जाएगी, इसमें आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, इसका आ जाएगा नॉलेज नेविगेशन, और फिर आ जाता है डिजिटल लाइब्रेरी, कलेक्शन ऑफ ई रिसोर्स। ठीक है, यानी कि इस हिसाब से कौन सा आ जाएगा, इस हिसाब से पहला कंप्यूटर का है, दूसरा फिर क्या है, ये आ जाएगा चौथा, और ये हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद के जो यानी कि पेपर थर्ड देखते हैं। चलिए 1 मिनट के लिए मैं पॉज कर लेता हूँ और फिर हम देखते हैं पेपर थर्ड को। तो चलिए अब देखते हैं पेपर थर्ड को। तो पेपर थर्ड को टाइम वेस्ट न करते अपना क्वेश्चन खोल लेते हैं। पेपर थर्ड में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि नेम ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जो आप सोच रहे हो कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ख़ासकर DSSB के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है MSIS। तो ये क्या कह रहा है, यानी कि MIS जो है, MIS भी इम्पोर्टेंट नहीं है, MIS जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा दोनों ही इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए काटते चल जाते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है। तो कम्युनिकेशन में अगर लेके चलें, अगर मान भी लो, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहला आता है सोर्स, फिर उसका अनकोड, फिर मैसेज, फिर चैनल, डिकोड, फिर ये हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ध्यान रखना, वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदी में खोल लेते हैं यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। हु हैज़ रिकमेंडेड द, 1 मिनट, देखिए ये इसलिए मैंने आपको 1 मिनट के लिए कहा। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये जो चीज़ कह रहा है, रिकमेंड ऑफ द, यानी कि एक तरह से इंस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट तुगलक टाउन विलेज लाइब्रेरी, यानी कि इसकी बात किसने करी थी, यानी कि हिंदी में पढ़ लेते हैं, किसने जिला, तालुका, टाउन, ग्राम ग्रंथ की स्थापना के लिए अनुमोदन किया था। तो वो कौन से थे, ये हो जाएगा, देखो सबका दिमाग घूम जाएगा कहाँ पर, रंगानाथन जी के ऊपर। रंगानाथन ने थी, ये थी फैजी कमेटी, यानी कि फैजी रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब फिर वही आ जाएगा, विच ऑफ द ब्रिटेनिया लाइब्रेरी, यानी कि लास्ट प्रिंट कब आया, 2010 में। ये तो अभी आपने कराया। देखो पेपर 1, जिसने पेपर 1 दिया है उसको दोबारा क्वेश्चन मिल गया कि नहीं मिल गया, तो यानी कि पुराने क्वेश्चनों में ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इंडियन साइंटिफिक इंडेक्स, यानी कि ICI वाज डेवलपमेंट, तो क्या किसने करा था, तो ये था आपका नॉलेज, यानी कि हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या कह रहा है, इंडियन साइटेशन इंडेक्स का विकास किसने किया था, नॉलेज फाउंडेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द क्लास इंडेक्स इज द, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास इंडेक्स के ऊपर आपका क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 इम्पोर्टेंट नहीं है, 10 इम्पोर्टेंट नहीं है, 11 इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपका सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 खोल लेते हैं, हिंदी में खोल लेते हैं। हिंदी, पोहा किस भाषा में लिखा जाता है, तो वो किस में लिखा जाता है, पर्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। URN इम्पोर्टेंट नहीं है। CIP प्रोजेक्ट किसके ऊपर है, यानी कि CIP जो प्रोजेक्ट है आपका किसका प्रयास है, इन्वेंशन है, यानी कि एक तरह से जो इन्वॉल्व है, एक तरह सब चीज़ों को मान के चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर RRLF। और ज़्यादातर चीज़ें आपकी अगर आएँ तो ध्यान रखना RRLF पर चॉइस ज़्यादा मानना, यानी कि अगर आपको तुक्का लगाना हो तो RRLF पर ही लगाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है,
आइडेंटिफाई द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया। विकीपीडिया का फाउंडर कौन है? विकीपीडिया का फाउंडर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा जैम वेलेक्स, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर लैरिक सेंगर, यानी कि लैरिक सेंगर। इसका हो जाएगा विकिपीडिया संस्थापक निम्नलिखित कौन सा? जेमी वॉल्स और लैरी सेंगर, ये हो जाएंगे। इसके तरह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अलर्ट सर्विस, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ऊपर करते हैं। 17 इम्पोर्टेंट नहीं है, 18 इम्पोर्टेंट नहीं है, 19 आइडेंटिफाई द एक्सचेंज सॉफ्टवेयर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ओपन सोर्स सिस्टम, यानी कि ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ओपन सोर्स सिस्टम। तो ओपन सोर्स सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस तरह का ओपन सोर्स बोल रहा हूँ। ओपन जनरल सिस्टम, ओपन जनरल सिस्टम की विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है? तो ओपन जनरल जो सिस्टम है उसमें, और एक चीज़ और ध्यान रखना, अब ओपन सोर्स सिस्टम आ ही गया है दिमाग में, तो ओपन सोर्स सिस्टम का बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओपन सोर्स सिस्टम क्या होते हैं? जो ओपनली हमें प्रोवाइड कराते हैं, नॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए होते हैं, हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑनलाइन सबमिशन, यानी कि ऑनलाइन प्रस्तुत करना होता है। फिर हो जाएगा इसका, एक हो जाएगा सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल, यानी सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल पे चलते हैं, यानी कि विलियम ओपन एक्सेस विकल्पों के साथ शुल्क मॉड्यूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। तो इसमें देख लेना आपका कौन सा, ये हो जाएगा अगर लेके चले तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या कह रहा है? 21 इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। 21 नहीं है इम्पोर्टेंट, 22 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 23 क्या कह रहा है? फ्रेश मेमोरी के बारे में क्वेश्चन कह रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। MSQL, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रेगलिज्म तो आपको इम्पोर्टेंट है ही नहीं। एकेडमिक पब्लिकेशन रहता, प्रेगलिज्म इम्पोर्टेंट नहीं है। आइडेंटिफाई द टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ये आपको अभी कराया था लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, यानी कि पेपर 2 में कौन सा था? पेपर 2 में लिप्सन और ये सब चीज़ें थे। आपको मैंने बताया था CDS IAS और एक संजय है। संजय के अलावा फिर कौन सा है? ये न्यू जेन लिब है, और लिप्सन है, सोल है। ये क्या है? ये आपके लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 28वां। तो यहाँ पर आपका 28वां क्वेश्चन खोल लिया। तो 28वें क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑनलाइन, यानी कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, यानी ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो इसमें आ जाएगा पहला बिब्लिस, यानी कि बिब्लोसिस, यानी, और ये हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 वर्चुअल, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 30 है, इम्पोर्टेंट नहीं है। आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल हमें इम्पोर्टेंट चाहिए ही नहीं। फिर आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज रिव्यू रेफरेंस बुक, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर खोलिए, 32वां खोलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32, संदर्भ ग्रंथ के समीक्षा हेतु निम्नलिखित में कौन से स्रोत होते हैं इम्पोर्टेंट? तो ये कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा? इसका आंसर, इसका हो जाएगा, इसका देखिए, जो आंसर की है उसके हिसाब से इसमें कोई सा भी सही नहीं है ऑप्शन, यानी कि कोई सा भी सही नहीं है। और रेफरेंस बुक के बारे में पूछा गया, तो रेफरेंस बुक में पहला हो सकता है, पहला, क्योंकि पहला तो हो गई। टाइम लिटरेचर सप्लीमेंट, ये भी होगा। वीकली बुक नहीं होगा, यानी कि 2 नंबर नहीं होगा। और बुक लिस्ट, ये भी नहीं होगा। तो ये और ये तो होंगे नहीं,
पर इसमें तो ऑप्शन सारे इस तरह के दे रखे हैं, तो इसलिए इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि भाई ये और ये तो हो ही जाएंगे। बुक लिस्ट क्यों, रेफरेंस सिस्टम यानी कि रेफरेंस बुक में डालेंगे हम, बुक वो तो ओपन, वो कोई ये ले जाओ उसमें देख सकते हैं। तो यानी कि इस तरह के मान के चलो, अगर लेके भी चले बुक, अगर बहुत सारे इस तरह के होते हैं कैटलॉग रेफरेंस सिस्टम में पढ़, यानी कि रेफरेंस बुक में पड़े रहते हैं, लेकिन जा सकते हैं आप, उसकी फ़ोटो खींच सकते हैं। तो उस तरह से तो अगर लेके चलें तो ये आ जाएगा, पर इसका आंसर दे नहीं रखा है इन्होंने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 इंपॉर्टेंट नहीं है, 34 इंपॉर्टेंट है, 35 इंपॉर्टेंट नहीं है, 36 इंपॉर्टेंट नहीं है, 38 इंपॉर्टेंट नहीं है, 37 इंपॉर्टेंट नहीं है, 39 इंपॉर्टेंट नहीं है, 40 इंपॉर्टेंट नहीं है, 41 इंपॉर्टेंट नहीं है, 42 43 इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक पहुँचे। 44 इंपॉर्टेंट नहीं, 45 प्रेगलिज्म के ऊपर है, यूजीसी के ऊपर है, 47 48। आगे चलते हैं। 49 इंपॉर्टेंट है। चलिए हिंदी में 49 खोलते हैं। 49 आपका 49, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग क्रॉनिकल ऑर्डर, यानी कि इसके हिसाब से सबसे पहले कौन सा आएगा भाई, आपका आईटी एक्ट। और देखो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बच्चे की कन्फ्यूज़न हो जाएगी जिसने आईटी एक्ट पढ़ा है। अब आईटी एक्ट उसने तो क्या नाम ईयर पढ़ा होगा, अमेंडमेंट पढ़ा नहीं होगा। तो आईटी एक्ट में अमेंडमेंट वाली जो कहानी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। एक था आईटी एक्ट है और एक है आईटी एक्ट अमेंडमेंट, ये आपको दोनों पता होने चाहिए। आईटी एक्ट कब आया, आईटी अमेंडमेंट एक्ट कब आया, यानी कि इसलिए आपको कह रहा हूँ मैं कि आईटी एक्ट 2000 और अमेंडमेंट कब हुआ वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखना आईटी एक्ट कब आया और अमेंडमेंट कब आया, 2000 और 2008, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अब इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है, हमें सीक्वेंस वाइज लगाना है। तो सबसे पहले आ जाए इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि क्योंकि यही सबसे पुराना बैठा है। और इसके बाद कौन सा आ जाएगा, इसके बाद आता है आपका पहला डिलीवरी बुक ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि डेपोसिटरी लाइब्रेरी, जो 4 लाइब्रेरी जहाँ पर बुक भेजी जाती है वो आएगा। कब आया था, 1950। चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताना, खुद ही बताना। तो यानी कि और 4 लाइब्रेरियों के नाम बताने, और सबसे उसमें ये ध्यान रखना मैं बताता हूँ, सबसे आखिरी में आई है दिल्ली लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि दिल्ली लाइब्रेरी जो एक्ट है वो सबसे आखिरी में आया इसमें। तो इस हिसाब से पहला हो गया, ये हो गया 2। फिर इसके बाद क्या आएगा बताइए, इसके बाद आएगा आरटी, ये हो गया 3 नंबर, फिर हो गया 4 नंबर, ठीक है, क्योंकि अमेंडमेंट पूछा और आरटीआई आपको पता ही कब आया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अरेंज द फॉलोइंग, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वर्सेशन और विप्रो कॉपीराइट कन्वर्सेशन, ये अगर पूछा जाए तो इसमें से बस यही इम्पोर्टेंट है और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 51 इम्पोर्टेंट लगा लेना, और पूछा भी जा सकता है क्योंकि इसमें राजा राम मोहन राय है, फैजल रिपोर्ट है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले आपका ये होगा, सबसे पहले आपका इसमें जाएगा। पर इसके हिसाब से अगर लेके चलें तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी 4 नंबर पर है, लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी रिपोर्ट ये हो गया, फिर फैजल कमेटी हो गया। इसके हिसाब से 4 नंबर तो कहीं दिख ही नहीं रहा हमें, यानी कि 4 नंबर। और यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी दे दी इसने। देखो अगर लेके चले तो इसका पहला ये हो सकता है, दूसरा ये होगा, फिर आपकी पहला दूसरा तीसरा ये होगा और चौथा ये होगा अगर लेके चले तो। पर ऑप्शन इसमें जो ओरिजिनल आंसर की है उसमें आंसर नहीं दिया है, यानी कि ये आया स्टार लगा हुआ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बिब्लियोग्राफिक इज द ऑर्डर ऑफ, यानी कि ये लगा है, ये पूछा गया 52। निम्नलिखित ग्रंथ सूची को उनके क्रमानुसार विकसित क्रम में लगाइए। तो इसमें क्या कह रहा है, ये भी आंसर स्टार लगा हुआ है, तो यानी कि ऑफिशियल आंसर की में स्टार लगा हुआ है। और इस हिसाब से लेके चलें तो इस हिसाब से इसका आंसर पहला का बैठता है
अगर पहले का लेके चलें तो आपका पहले आ जाएगा यूनिवर्सल, पहले आ जाएगा यूनिवर्सल, फिर आएगा सब्जेक्ट यानी कि ट्रेड बिब्लोग्राफी, सबसे पहले आखिरी में तो वेब बिब्लोग्राफी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 तो 4 में चला गया। ट्रेड आ जाएगा, ट्रेड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ट्रेड, यानी नहीं, क्योंकि 4 नंबर वेब, ये बात तो सही आखिरी में करता है, ठीक है। इसमें से तो कोई भी बैठ नहीं रहा, अगर हम भी देखें, यानी कि सारे मैंने कंडीशन लगा के देख ली, सारे कंडीशन में कोई नहीं बैठ रहा। ये 2 क्वेश्चन आपके, ये वाला और ये वाला, इसके आंसर गलत दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 क्या कह रहा है, अरेंज द, यानी कि इसे भी इसके सीक्वेंस वाइज लगाना, तो इसके सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आ जाएगा, वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया, यानी कि ये आ जाएगा पहला नंबर। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, 4 नंबर, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिका, ये आ जाएगा। अमेरिका के बाद कौन सा आ जाएगा, अमेरिका के बाद आपकी आ जाएगी 2, यहाँ पे 3 नंबर, और फिर आ जाएगा विकिपीडिया, क्योंकि ये तो अभी का है विकिपीडिया, ये तो सबको पता है। और विकिपीडिया क्या है, ओपन सोर्स है, आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग द करेक्ट क्लासिफाइड ऑर्डर, और इसमें कौन सा पूछ रहा है, सीसी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो सीसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर 2A, 2A के बाद कौन सा आ जाएगा 2.5, और 2.5 के बाद कौन सा चला जाएगा, ये आ जाएगा, और फिर आखिरी में बचता है A। तो इस हिसाब से लगा लो कौन सा बैठता है, ये हो जाएगा C। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर पब्लिकेशन ईयर, इसमें सिर्फ AACR2 और ये पूछा जा सकता है। तो AACR2 और CCC तो आपको पता ही, AACR और पहले AACR1 आया, फिर CCC आया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 57 इम्पोर्टेंट नहीं है, 58 इम्पोर्टेंट नहीं है। 59 क्या कह रहा है, सीक्वेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ये 59 पूछा जा सकता है। तो 59 खोलते हैं हम हिंदी में भी, 2 बिंदु, यानी कि 2 बिंदु वर्गीकरण, यानी कोलोन क्लासिफिकेशन के अनुसार ग्रंथ वर्गीकरण हेतु पालन किए जाने वाले चरणों को क्रमबद्ध लगाए। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप फॉलोड इन द क्लासिफाइड ए डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू कोलोन क्लासिफिकेशन। तो कोलोन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लगाना है। तो इसमें कौन सा पहला आ जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा कर्नल टाइटल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये हो गया, पहले नंबर पे चला गया। फिर आपका हो जाएगा एनालिसिस टाइटल, ये हो जाएगा 2 के बाद हो जाएगा यानी कि ट्रांसफॉर्मेटेड टाइटल 3 नंबर, और टाइटल विद स्टैंडर्ड फैक्ट आइटम 4, यानी कि इसमें हो जाएगा कार्नल शीर्षक, फिर आपका हो जाएगा विश्लेषणात्मक शीर्षक, परिवर्तक शीर्षक, और इसका हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, 60 क्या कह रहा है, एक्सेशन ऑफ द बुक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सेशन, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सेशन रजिस्टर जब आप बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए एक्सेशन रजिस्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। चलिए 60 नंबर का है, ग्रंथ परिग्रहण कार्यक्रम के निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध लगेंगे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द ऑर्डर ऑफ एक्सेशनिंग द बुक। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा चेक बुक एज पर द ऑर्डर प्लेस्ड, यानी कि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया उसका अनुसार उसे चेक करना है। तो पहला नंबर हो जाएगा 2, फिर 2 के बाद कौन सा आ जाएगा, अरेंज बुक एज पर बिल, यानी कि उसके बिल के हिसाब से, यानी कि पहले आपने प्लेस जो किया ऑर्डर वो देखोगे, फिर उसके जो बिल आपने लगाए वो, फिर आपका कौन सा आ जाएगा, एंटर द एक्सेशन नंबर इन द रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर में चढ़ाओगे। फिर आपका आ जाएगा राइट एक्सेशन नंबर ऑन बैक ऑफ टाइटल पेज इन द रेलिवेंट पेज, यानी कि जब आप सबसे पहले आपको क्या करना है, किताब की पर्ची बनानी है, फिर उसका बिल लगाना है, फिर उसका रजिस्टर में चढ़ाना है, और रजिस्टर के बाद आपको बुक पर उसके नंबर लिखना है। ये कहानी है। अब इस कहानी को देख लो कहाँ पर बैठती है, ये बैठती है डी में।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 62 इंपॉर्टेंट है। 62 क्या कह रहा है? 62 कह रहा है आपकी ALA कब आया? ALA आपको सबसे इस अगर इसे अरेंज करना चाहे तो ALA, SLA, SLA के बाद ILA, ILA के बाद SIPLA। तो इस हिसाब से कौन सा आ जाएगा? ALA कब आया? 1876 में आया। ALA के बाद कौन सा आ जाएगा? फिर आपका आ जाएगा, इसे लगा ही देते हैं, अगर ALA लेके चलते तो ये आ जाएगा पहला। फिर आपका ILA आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो इस हिसाब से लगा लो कौन कौन से हो जाएंगे, क्योंकि 2000 में आया SIPLA। फिर आएगा SLA आपको पता ही है SLA कब आया था? 1909 में आया था। और आपका ILA यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वो आएगा 1933 में। और 1931 में क्या आया था? ये भी आपको पता होना चाहिए, 1931, 1930 में क्या आया था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 क्या कह रहा है? गायकवाड़ जी ने क्या लगाया था? यानी कि गायकवाड़ जी के ऊपर क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें गायकवाड़ जी क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी, यानी कि पहले का आ जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी। DP चट्टोपाध्याय ने क्या था? DP चट्टोपाध्याय ने रिवाइज सैलरी यानी कि सैलरी स्केल के बारे में कहा था। KD मेटफर्ट, तो KD मेटक्लोफ ने किसने क्या कहा था? इसने कहा था ये आ जाएगा लाइब्रेरी बिल्डिंग, 3 नंबर हो जाएगा। केशवन ने क्या कहा था? केशवन ने आपका लाइब्रेरी ऑफ यानी कि लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी जो थे 4 नंबर। तो इस हिसाब से लगा लेना, इस हिसाब से आपका बैठा C। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? 64 इम्पोर्टेंट नहीं है, 65 आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 66 इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं हम। 67 इम्पोर्टेंट नहीं है, 68 इम्पोर्टेंट नहीं है, 69 इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 70 क्या कह रहा है? नेशनल मिशन लाइब्रेरी, नेशनल मिशन मैन्युस्क्रिप्ट, ये आपसे पूछा जा सकता है, सिर्फ ऊपर के 2 पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए लगा लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चनों में ऊपर के 2 से ही आपको क्वेश्चन बना के दे देंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? ये आ जाएगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, तो यानी कि मिशन कहाँ चला जाएगा? इसमें आ जाएगा। फिर आ जाएगा मिशन मैन्युस्क्रिप्ट किस में आ जाएगा? मैन्युस्क्रिप्ट आ जाएगा कॉन्सेप्ट इन इंडिया पोस्ट प्रेजेंट, यानी कि इसमें हो जाएगा 2। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो आपका रिसर्च का क्वेश्चन है, ये आपका रिसर्च का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये भी रिसर्च का क्वेश्चन है। हाइपोथेसिस, ये भी रिसर्च का क्वेश्चन है, और ये भी आपका रिसर्च का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपका आज का पेपर, यानी कि दिसंबर 2014 का पेपर में DSSB के जितने क्वेश्चन थे आपको करा दिए गए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज भी अगर आपको कोई दिक्कत हो बच्चों, आप बेझिझक बता दिए कीजिए, क्योंकि देखो हर बच्चे के पास, मैं फिर कहूँगा, संसाधन पूरे नहीं हैं। कोई किसी कंडीशन से पढ़ रहा है, कोई किस कंडीशन से पढ़ रहा है, तो यानी कि आपके पास जो भी कमी हो, अपना दोस्त मान लो, भाई मान लो, कुछ भी मान लो, जो जिस हिसाब से आपको चाहिए वो हेल्प यहाँ तक कर सकते हैं। जो मेरे पे होगा मैं करूँगा, जो मेरे से बाहर है या फिर किसी और से, मैं जैसे मान लीजिए अब आपकी बुक है, मैं किसी और से बनवा रहा हूँ, तो वो क्या है, वो मैं उसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता। उसमें तो कहना भाई आपको ही पता है, आप किसी से काम कराओगे तो उसे तो पैसा देने पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें होती हैं, इस बस वहीं पर थोड़ा सी हो जाती है। नहीं तो आपको जो चीज़ फ्री है, फ्री आपको मैंने कहा, ये CTET को ले भी मैंने जब से ये चैनल बनाया, और आगे भी जब तक ये चैनल रहेगा तब तक जो मटेरियल है वो फ्री रहेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग रहेगी जो बुक की रहेगी, और कोई कॉस्टिंग नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।